अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज़। ब्राइट शेडोज़ में आज हमारे गेस्ट हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, एडवोकेट हैं। लॉ इज़ नॉट लॉ इफ़ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। कोई कानून नहीं है अगर वो इंसाफ के उसूलों पे मबनी ना हो। आज हमारे गेस्ट हैं जनाब इमादुल हसन साहब, पार्टनर हैं अबरार हसन एंड कंपनी के साथ, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही साथ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान के साथ। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया, बड़ी मुश्किलों से आपसे वक्त मिलता है। नहीं, शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थोड़ा अपना बैकग्राउंड मुझे बताइएगा, हाउ यू स्टार्टेड कि पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में गए और उसमें आप एक हाई लेवल पे एक प्रॉपर्ली आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर में आप एक आला ओहदे पे भी रहे, एंड देन यू स्टार्टेड इन द करियर ऑफ लॉ। तो थोड़ा अपनी जर्नी बताइएगा और कैसे आपने उसको स्विच किया, एक क्या कहते हैं करियर के एक पीक पे आके आपने फिर उसको स्विच किया। शहजाद, असल में बात ये है कि कैरियर का तो जब हमने बीकॉम किया 1985 में जी, तो कोई ज़्यादा पता तो था नहीं कि सीए क्या होता है। मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई सीए नहीं है जी उस वक्त 1985 में। तो और मुझे लॉ का शौक़ था। मेरे फादर लॉयर हैं, वेरी सीनियर लॉयर, 1962 से उनकी प्रैक्टिस है, अबरार हसन उन्हीं का नाम है जी, जिनके नाम से फर्म है। तो लेकिन फॉर सम रीज़न मैं अपने दोस्तों के सिलसिले में मैं सीए में चला गया। वो भी इस तरह, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि बीकॉम के बाद मैंने आईबीए का एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। ठीक है। और मैं बैठा हुआ था तो मैं, हमारे एक दोस्त आए, कहने लगे फर्गूसन में टेस्ट हो रहे हैं सीए के एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने कहा यार सीए अब सुना है 7-8 साल में होती है और पता नहीं हो ना हो, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं बस एमबीए ज़्यादा बेहतर है। कहेंगे टेस्ट तो दे दो, तो मैंने टेस्ट दे दिया फर्गूसन में। ठीक है। और फिर मैं यहाँ आईबीए में मैं नहीं पास हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट में। तीनों मेरे मैथ्स के पास हो गए और तीनों इंग्लिश के पास हो गए, ऐसे राइटिंग में मैं फेल हो गया। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरा इत्तेफाक से वहाँ फर्गूसन से मेरी कॉल आ गई इंटरव्यू की। ठीक है। तो मैं फिर फर्गूसन में चला गया। जब मैं फर्गूसन गया तो फिर मुझे पता चला पूरा सीए का कि ये सिर्फ एक 4 साल की ट्रेनिंग पीरियड है और इसमें भी अगर आप पहले सीए इंटर कर लें, फिर फाइनल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और फिर आप इस कंपनी के ऑडिट पे जा रहे हैं, उस कंपनी के ऑडिट पे जा रहे हैं, तो बड़ा एक्सपोजर आपको मिलता है ना। इतना शायद आप अपनी लाइफ स्पैन में इतनी जॉब्स नहीं कर पाएँ जितना आप सीए के उसमें करते हैं। तो मैंने फर्गूसन में ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट किया और 89 में मेरा ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद भी मैं ऑडिट में स्टे किया मैंने एज एन एम्प्लॉय। पहले ट्रेनिंग स्टूडेंट था, फिर एम्प्लॉय के तौर पे। और फर्गूसन एक ग्रेट इंस्टीट्यूट है, बहुत सीएस आए, बहुत से बैकग्राउंड से, किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आते हैं लोग, बनते हैं। तो उन्हीं के बीच में, सारे परफॉर्मेंस के बीच में हम थे परफॉर्मर्स के, तो कुछ न कुछ हमें भी मजबूरन करना पड़ता था काम। तो खैर 6 साल मैंने ऑडिट में गुजारे, फिर मैं फर्गूसन टैक्स में चला गया। अभी तक मेरा सीए नहीं हुआ था। अब जब मेरा सीए नहीं हो रहा था तो मैंने कहा कि कुछ तो करें, प्रोफेशनली क्वालिफाई हूँ, तो मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। ठीक है। तो फिर फर्गूसन टैक्स में फ्रॉम 1989 टू 1991 टू मार्च 94 तक मैं फर्गूसन टैक्स में था। ओके। फिर मुझे लकीली ऑफर हुई, मेरे एक दोस्त ने रेफर करा, बैंक इंडस्ट्रीज होता था यहाँ पर, एक फ्रेंच बैंक छोटा था, उसमें चीफ अकाउंटेंट की जॉब थी, तो उसने मुझे रिकमेंड करा और वहाँ पर मेरा हो गया। अभी भी मैं नॉन क्वालिफाइड था। अच्छा। तो अब वो बड़ा मेरी एक अच्छी स्टार्टिंग हो गई कि मैं फ्रेंच बैंक का, भले वो छोटा सा बैंक था लेकिन बहरहाल बैंक तो बैंक है। तो वहाँ से फिर मेरा हुआ 95 में सीए एलएलबी दोनों साथ साथ हुआ। ओके। तो फिर मैंने रिज़ाइन किया अपनी जॉब से जी, और मैंने कहा प्रिविलेज कंप्लीट करी मैंने 95 में। पर 95 में कराची के हालात बड़े ख़राब थे। हम रहते थे ज़माने में गुलशन इकबाल में, अबुल हसन इस्फानी रोड पे। तो फिर मैं चला गया बाहर सऊदी अरब। वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी स्वीडिश, एबी रॉक। तो वहाँ पर मैं चला गया, उनका एक बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट था, उसके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में। वहाँ बहुत कुछ सीखा। इंटरनल ऑडिट के हमारे जो बॉस थे उनको रिपोर्ट करते थे, वेरी प्रोफेशनल पर्सन, उनसे काफ़ी कुछ सीखा। अच्छा, मुझे कभी बाहर जाने का कोई ख़ास शौक़ था नहीं,
तो लेकिन हालात की वजह से मैं चला गया, तो जैसे ही हालात सही हुए मैं 98 में वापस आ गया। ठीक है। फिर 98 में वापस आया और उसके बाद मैंने जॉब करी यूनाइटेड बैंक में एज वन ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोलर रिपोर्टिंग टू द चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर। वहाँ मैंने 3 साल लगाए। जब वो पीरियड था फ्रॉम सितंबर 98 टू जून 2001, बहुत ज़्यादा हैवी रिस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रांच उस ब्रांच में मर्ज, ये जोन उस जोन में मर्ज। तो वहाँ पर मेरा जो फंक्शनल टाइटल था वो कंट्रोलर रेगुलेटरी एंड MIS रिपोर्टिंग था, मेरे पास क्रेडिट MIS था, ये सब कुछ था, तो वो काम करते रहे। पर वो 3 साल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थे, मतलब 3 साल में आप समझें उस ज़माने में हमने कोई 5 साल का टाइम लगाया होगा वहाँ पर। okay. मगर सीखा भी बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा बर्न आउट होने लगे तो फिर लकीली उसी ज़माने में अलमीदान इन्वेस्टमेंट बैंक में वो लोग दे वर लुकिंग फॉर हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है। तो वहाँ अप्लाई किया, वही दोस्तों ने रेफर करा। अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्तों की वजह से, आपके दोस्त अच्छे हो ना तो बड़ा आपको फायदा रहता है। नेटवर्क इज वेरी, बिल्कुल वही जो मरीजा का फेमस डायलॉग है। ठीक है। तो नेटवर्क इज नेटवेल। तो वो जो है क्या कहते हैं, मैं वहाँ चला गया अलमीदान इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, उस वक्त तक अलमीदान इन्वेस्टमेंट बैंक वो एक स्मॉल 30 लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक था FTC में। बट सून देयर आफ्टर उनका इस्लामिक कमर्शियल बैंक का सिलसिला शुरू हुआ। तो जनवरी 2002 में मीज़ान बैंक को फर्स्ट इस्लामिक कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिला। तो वो जो इन्वेस्टमेंट बैंक था इट कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल बैंक। उसमें काफ़ी काम रहा, मर्जर भी हुआ, सोसाइटी जनरल उन्होंने एक्वायर किया, सोसाइटी जनरल वाले जा रहे थे तो उसमें काफ़ी काम करा और मैं वहाँ पर हेड ऑफ ऑडिट था। फिर वो जब कमर्शियल बैंक हो गया तो हेड ऑफ ऑडिट ही रहा। फिर 2003 में स्टेट बैंक ने प्रेस्क्राइब करा बैंकों के लिए कि यू शुड हैव अ कंप्लायंस ऑफिसर। तो इनिशियली ये क्लैरिटी नहीं थी कि कंप्लायंस किसका पार्ट है, कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट अलग है, इंटरनल ऑडिट अलग है। क्योंकि मैंने जब मीज़ान ज्वाइन करा तो उसी वक्त जुलाई 2002 में फर्स्ट टाइम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया और उसके बाद स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस ऑन इंटरनल कंट्रोल और गाइडलाइन ऑन रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ना। तो जब वो कंप्लायंस का आया तो इनिशियली वो जब क्लैरिटी नहीं थी तो वो डिपार्टमेंट भी मेरे पास आ गया, तो मैं बन गया हेड ऑफ ऑडिट एंड कंप्लायंस मीज़ान में ना। तो जब तक मैं रहा स्टेट बैंक वालों से भी बातचीत चलती रही कि ये अलग करें, वो कह रहे थे, बट वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो रही थी, वो तो हम नहीं कर रहे थे, वो कोई क्लैरिटी नहीं थी। फिर बाद में क्लैरिटी आई कि वो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का पार्ट है, इंटरनल ऑडिट अलग है। ठीक है। तो मैं मीज़ान में हेड ऑफ ऑडिट कंप्लायंस था। उसके बाद 3 साल में मीज़ान में रहा फ्रॉम जुलाई 2001 टू अगस्त 2004। तो फिर पिकिक का ऐड आया, पिकिक DFI का, ठीक है, फॉर हेड ऑफ ऑडिट। अच्छा, उस जमाने में पिकिक और पिकिक कमर्शियल बैंक की मर्जर की बातें हो रही थी ना। ठीक। तो मैंने कहा मर्ज हो के ये इट विल बिकम अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICICI इंडिया जैसे है ना। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया, वहाँ मेरा हो गया, तो मैं वहाँ चला गया। मगर वो मसला ये है कि इंटरनल ऑडिट की क्लैरिटी था वो हमारे सामने ही। पहले तो ये था कि मैनेजमेंट डिफाइंस द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो जो बता दिया वो कर रहे हैं ना। तो पिकिक में बहुत सारी वो पुरानी बातें, वो प्री ऑडिट चला आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने ऑडिट को रिस्क बेस्ड ऑडिट एंड सैम्पल बेसिस पे चेकिंग और उसको स्ट्रॉन्ग और एक्टिव करना शुरू किया। अच्छा, ये मुझे क्लैरिटी जो है ना लॉ में आके आई कि ऑडिट का रोल इज जस्ट लाइक जुडिशरी। क्योंकि जो कंपनी होती है ना उसमें जो कंपनी का बोर्ड होता है इज लाइक पार्लियामेंट। वो पॉलिसी अप्रूव करता है, लेजिस्लेशन करता है, अंडर दैट लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है डे टू डे ट्रांजेक्शन। और अगर एग्जीक्यूटिव को कोई कुछ कहता है तो वो इंटरनल ऑडिट है। एग्जीक्यूटिव को अगर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को अगर एक्सपोज करता है इंटरनल ऑडिट है। तो वो मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्टिव करना शुरू करा। मैंने तो प्रोफेशनली किया, तो बहरहाल वो कुछ नाराज़गियाँ पैदा हो गई। अच्छा। तो अल्टीमेटली देन आई वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। अच्छा। सो फिर मैंने कहा कि अब जॉब नहीं करनी। अच्छा, मैं 95 में इनरोल हुआ था और मैंने और हमेशा से मैं फादर को कुछ ना कुछ अपना बैक हैंड हेल्प तो करता था। तो एक लीगल एक्यूमेंट तो था और घर में हमेशा से माहौल यही सब पढ़ने लिखने का देखा, तो कोई वो तो था नहीं। तो वो मैंने फिर जॉब नहीं करी। फिर मैं लॉ प्रोफेशन में आ गया और फिर वो जब से मैं अपना इसी प्रोफेशन में हूँ। और
2006 सितंबर से फुल टाइम, और इस तरीके से। तो वो इतना बड़ा शॉकिंग इवेंट था आपके लिए, मतलब कैन आई से दैट कि उस वक्त 2005-6 की बात है ये? 2006 कि उसके बाद आपने पलट के सीए प्रोफेशन, ना कोई आपने जॉब की, ना प्रोफेशन से रिलेटेड आप जैसे अकाउंटेंसी है उसमें आपने कोई चीज़ फर्दर की? देखिए बात ये है कि 1985 से मैंने अपनी जॉब शुरू करी। मैं फर्गूसन की जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको भी मैं जॉब में लेता हूँ, क्योंकि उसमें ऑडिट का जो ऑडिटी है, so you have spent almost 21 years। और इसमें मैंने जनाब आप समझें कि 9 साल फर्गूसन में लगाए, और उसके बाद इंडस्ट्री में मैंने बैंकों में 9 साल लगाए, और बाहर सऊदी अरब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2.25 साल लगाए जी। तो इतनी मैंने जॉब कर ली, 40 की एज हो गई थी मेरी। ठीक। तो अब वो इतनी जॉब करने के बाद भी आप ना सेटल हो, अब इसी वजह से फिर होता ही है कि हमारे यहाँ क्योंकि ये गुड गवर्नेंस नहीं है इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी जगह, तो लोग फिर यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं बाहर, और वही जो यहाँ पर नहीं परफॉर्म कर पाते बहुत सारे वो बाहर जाके, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपको चाहिए होता है सारा। ठीक। तो वो एटमॉस्फेयर, तो फिर मैंने कहा जॉब नहीं करनी, मैं वालिद की फर्म है, उनका नाम है, उसको मैं, और कुछ मेरा खाली ये नहीं था, बल्कि एक तो मुझे ये था कि जैसे फर्गूसन एक ग्रेट इंस्टीट्यूट है कि 1893 में इस्टेब्लिश हुई, और कराची में 1925 में जी। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और वो मतलब मुसलसल जो फर्गूसन के पुराने पार्टनर हैं वो अभी भी मौजूद हैं जो मेरे ज़माने के थे, बट दे आर नॉट इन फर्गूसन। तो लोग रिटायर हो रहे हैं, आगे नई नस्ल को तैयार कर रहे हैं, और फर्गूसन भी ग्रो कर रही है। फर्गूसन से निकल के बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी जगह पहुंच गए, फर्गूसन से निकल के बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत सारी फर्म्स बनाई। तो ऐसा इंस्टीट्यूट लॉ में नहीं है, लीगल प्रोफेशन में नहीं, कि जहाँ पर, और फर्गूसन की एक और भी स्ट्रेंथ है, और सीए के बहुत सारे फर्म्स की यही स्ट्रेंथ है कि किसी भी बैकग्राउंड से आए, अमीर हो गरीब हो, किसी भी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से हो, एथनिक हो, रिलीजियस हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक सिस्टम है, आए हैं आप सीखें, काम करें, आगे बढ़ें, पार्टनर बने। आज फर्गूसन में जितने भी पार्टनर हैं कोई फर्गूसन साहब की औलाद नहीं है। ठीक। मगर यहाँ पर इस प्रोफेशन में थोड़ा सा मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये मौरूसियत का एक सिलसिला है। लॉयर का बेटा जो लॉयर होता है, फिर वो आएगा तो फर्म संभालेगा, वही ये प्रोफेशनल बिजनेस है। ठीक है, मुझे ऑब्वियसली मेरे फादर के नाम की वजह से बहुत बेनिफिट हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे सीए में भी बहुत सारे ऐसी फर्म्स हैं जो पर वो ग्रो नहीं करती। प्रोफेशनलिज्म देखें होती है उस वक्त है जब आप आउटसाइडर्स को मिलाएं ना, तो फिर सही से बहस होगी। जब आपकी एकदम फैमिली कंसर्न होती है ना, तो फिर वो बहुत सारी के रिश्तों के एहतराम में और इसमें ना खुल के बात नहीं होती। ठीक है। अब वो चीज़ होती है कि हमने इंस्टीट्यूट में रिश्ते ले आते हैं ना, तो वो घर पे वो अलग चीज़ है, वो एक मिसमैच हो जाता है। वहाँ पर फिर वो मतलब पाकिस्तान का पूरा अलमिया यही है, इसलिए कि मतलब अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारा मुल्क नेचुरली तो बहुत वेल्दी है। यस। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सिंगापुर हमसे अमीर हो, ऐसा हो नहीं सकता कि दुबई हमसे अमीर हो, कि उनके पास तो कुछ नहीं है। यस। ठीक। तो क्या मसला है यहाँ पर? ओनली मसला इज ऑफ गवर्नेंस एंड सिस्टमेटिक एरर, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है ना आपकी। ठीक है। अदरवाइज वर्क इंजन है, यही आप बॉर्डर क्रॉस करें, दो घंटे का आप ट्रैवल करें, दुबई जाएं आप सुकून से, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, एवरीथिंग, गवर्नेंस सब आपको मिलता है। तो वहाँ दुनिया आके बिजनेस कर रही है। यही पाकिस्तानी खरीदार जाता है और दुबई में पाकिस्तानी दुकानदार से खरीद के आ जाता है खुश खुश। तो क्या हो रहा है ये? तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो आप यहाँ ये बहुत एक बड़ा मसला है। तो मैं फिर इसलिए मैंने कहा कि अब मैं इसी प्रोफेशन, मैं बेसिकली आया, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मैंने मतलब बेसिकली मैंने डैमेजेस का सूट फाइल करा पिकेक के ऊपर उस वक्त। अच्छा। हाँ, मैं उसको लेकर आया क्योंकि मुझे यही सब लोग कहते थे कि इंस्टीट्यूट से कोई नहीं लड़ सकता। तो मैंने सोचा कि शायद इसलिए लोग कहते हैं कि हर आदमी तो लॉयर की फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकता और सारा, तो मेरे पास तो अपना लाइसेंस है, तो मैं खुद लड़ूंगा। तो मैं लड़ रहा हूँ जब से उस केस को, और उसकी और भी केसेस हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मैं लिटिगेशन में बहुत हूँ, तो इसलिए मैं लड़ते लड़ते फिर मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, उसका लॉयर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये मैं आपसे बात करूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।
जी वेलकम बैक नाजरीन। इमाद साहब, आप पाकिस्तान के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, तो क्या वजह है कि जो बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं? शहजाद, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव आई एम द फर्स्ट एंड द ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। उसकी रीज़न ये है कि लॉ में जब आप ग्रेजुएशन करते हैं लॉ का, तो उसके बाद आप 6 महीने का प्रिपरेश गुजारते हैं किसी लॉयर के साथ, एंड देन यू गेट इनरोल्ड एज ए लॉयर ऑफ लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। ठीक है। और उसके बाद आप 2 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर रहते हैं, एंड देन यू बिकम लॉयर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। तो हाई कोर्ट तक तो आप टाइम बेसिस पे लॉयर हो जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, उसमें आप 10 केसेस की लिस्ट लगाते हैं, लेकिन वो लिस्ट भी लग जाती है और उसमें मतलब वकालतनामे आपको दाखिल न होने का वो सब भी हो जाता है। लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको जो एक 10 इयर्स का पीरियड है वो तो है आफ्टर बिकमिंग हाई कोर्ट लॉयर। और दूसरी ये है कि उसमें आपके कम से कम 20 ऑर्डर्स जजमेंट होने चाहिए साइजेबल, जिनमें से कम 10 जजमेंट्स आपके रिपोर्टेड होने चाहिए। रिपोर्टेड का क्या? रिपोर्टेड का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट जो भी डिसीजंस देता है ना, जो भी ऐसे डिसीजंस जिनमें कोई प्रेसिडेंट है विच कैन बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट केसेस एज ए रेफरेंस। ठीक है। तो वो लॉ जर्नल्स हैं बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान लॉ डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू है, SCMR, PLD, PTD, ठीक है, CLD वगैरह, उनमें वो रिपोर्ट होते हैं। और वो रिपोर्ट जब होते हैं तो वो आपके रिपोर्टेड कहलाते हैं। ठीक है। भले आप वो केस जीते हैं हारे, वो एक अलग बात है। ठीक हो गया। मतलब आपका नाम है, लॉयर का तो काम आर्ग्यू करना है। केस तो भाई जैसे नईम बुखारी साहब ने एक दफा कहा, लॉयर नहीं जीतता हारता, क्लाइंट जीतता हारता है। ठीक है, तो सही है। हाँ, बेसिकली हमारा तो काम है आपका जो केस है वो हम लेके जाएंगे और प्लीड करेंगे आपके बेहाफ पे। क्योंकि अगर आप ये भी देखें ना कि किसी भी मैटर में नोटिस जब कोर्ट से आता है उसमें लिखा होता है यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन और थ्रू प्लीडर। ठीक है। तो हर आदमी अपने मैटर में फ्रॉम लोअर कोर्ट टिल सुप्रीम कोर्ट अपीयर हो सकता है इन पर्सन। ठीक है। लॉयर करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक हो गया। अब आप लॉयर जब आप करते हैं तो लॉयर उस आदमी ही को प्लीड करता है, उसकी जबान बोलता है। क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है, लोगों को कोर्ट प्रोसीजर नहीं पता, लोगों को लॉ नहीं पता। तो लॉयर्स आर बेसिकली, मैं ये कहूंगा कि लॉयर बेसिकली नॉलेज वर्कर्स, दे नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक। तो एक तरह से हम सर्विस आउटसोर्स कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भी मैं खुद भरने के बजाय किसी को आउटसोर्स। एग्जैक्टली। इवन आप अगर आप कंपनियों में भी देखें तो बेसिक सारी एग्जीक्यूशन चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है। वो जितने डिपार्टमेंटल हेड भी रखता है वो भी सब चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो वो काम एक ही आदमी कर रहा होता है, बाकी सब लोगों तो आप आउटसोर्सिंग करते हैं। बिल्कुल सही है सारा। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है, आर यू इन द बिजनेस ऑफ लॉ और आर यू इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस? मैं पहले ये कहूँगा, आई एम नॉट इन एनी बिजनेस, आई एम इन प्रोफेशन। ठीक है। ठीक है ना। और दूसरे ये है कि लॉयर को ये तो है कि पार्टी इंगेज करती है और पार्टी का वो मैटर जाके प्लीड करता है। लेकिन लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसके पास कोई मैटर आए तो वो पहले एक अपना तो एक असेसमेंट करे कि वेदर दैट मैटर इज आर्ग्यूएबल और नॉट। ठीक है। लेकिन डिसीजन तो जज ने करना है, लॉयर ने नहीं करना। ठीक है। हाँ, मैटर आर्ग्यूएबल है लीगली, कोई भी पॉइंट है। अच्छा, जस्टिस भी ऐसा नहीं है जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि अभी फला आदमी एक क्रिमिनल, आप कैसे उसका केस लड़ेंगे? आपको पता है, हमें पता है, लेकिन वो उसने क्राइम क्यों किया, देन एक पूरी एक टोटल पिक्चर है ना। ठीक है। तो हो सकता है वो किसी सिचुएशन में फंस गया हो, बहुत सारी और कोई, तो हम तो प्लीड करेंगे, जज साहब डिसाइड करें। हमारा काम नहीं है डिसाइड करना, डिसीजन जज का करना है। तो लॉयर जो है वो लॉ के लिए भी काम करता है, जस्टिस के लिए भी काम करता है। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, क्योंकि देखें अगेन कोर्ट जो है ना इज नॉट ओनली जज। कोर्ट को कहते हैं ना बेंच एंड बार, बेसिकली ये दोनों मिला के कोर्ट है ना। बार भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बेंच इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बार मीन्स लॉयर्स। ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ और इसकी जब हम बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी और ये सारी चीजें, तो बेसिकली हम भी जस्टिस के लिए काम करते हैं। तो अब हमारे पास अगर मैटर आर्ग्यूएबल है तो हमें लेके जाना चाहिए, और अगर मैटर आर्ग्यूएबल नहीं है तो फॉल्स एंड फ्रिवलेस लिटिगेशन या कोलूसिव लिटिगेशन नहीं फाइल करनी चाहिए। ट्रू। ये बेसिकली एक लॉयर का रोल है। जो एक जुमला जो है आपने ही मुझे कभी ऑफ एयर बताया था कि कुछ लॉयर्स का ये कहना है कि केस होता नहीं है
बनाना पड़ता है, जबकि कुछ लॉयर्स हैं जो कहते हैं केस है तो केस है, वरना नहीं है तो नहीं है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वो एक जनरल एक परसेप्शन ये है कि लॉयर तो पॉइंट निकालता है, तो बिल्कुल सही बात है, लॉयर पॉइंट निकालता है, लेकिन आप पॉइंट डालेंगे तो निकालेंगे ना। मैंने इसकी एग्जाम्पल क्यों बनाई है कि फर्ज करें आप, मैं क्लेम करता हूँ कि मैं फिशिंग का एक्सपर्ट हूँ, ठीक, आपने मुझे एक फिश रॉड दी, एक फिश पॉन्ड के बाहर बैठा दिया, अब पूरे पॉन्ड में कोई फिश है ही नहीं, तो मैं ला के एक्सपर्ट से ही मैं क्या करूंगा? हाँ, आप एक मछली डालें, अब यहां से मेरी एक्सपर्टीज शुरू होगी, ठीक है। तो मैं लोगों को बेसिकली, अच्छा इससे आप रिलेटेड मैं एक चीज बता दूं कि मैं जब इस प्रोफेशन में आया तो मेरा क्योंकि ज़्यादा मेरी जो टाइम गुजरा है 21 इयर्स की जो मेरी सर्विस है, उसमें 13 इयर्स ऑडिट में, जिसमें से 6 साल एक्सटर्नल ऑडिट, 7 साल इंटरनल ऑडिट। सो यू हैव वर्कड ऑन द कंट्रोल प्रोसेसेस, कंट्रोल, और इसी जमाने में ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस सब मैंने काफ़ी डीप इस मैटर को पढ़ा है। और फिर मैं बाहर, मैंने यहाँ पर लेस्मो का मैं ऑडिटर था जो फर्गूसन की तरफ से मैंने किया, लंदन में स्कॉटिश मरीन ऑयल, फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, बाहर स्वीडिश कंपनी थी, वहाँ स्वीडिश और फिनिश थे। देखिए कोई फ़र्क नहीं है, सारा जो बात है वो है एक सिस्टम की। आप सिस्टम ऐसा बनाएं कि उसको कोई एब्यूज़ ना कर पाए वो। तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर लिटिगेशन में वो लोग फंस रहे हैं जिनके अपने कंट्रोल सिस्टम अच्छे नहीं, तो वो फिर जब काम कर रहे होते हैं ना, उस वक्त किसी लॉयर को इन्वॉल्व करते हैं। बहुत कम लोगों में ओपिनियन एडवाइसेस लेने का रुझान है, जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि आपस में मशवरा करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो मैं अपना सेल कर रहा हूँ अपना कि लॉयर को मतलब इकोनॉमिक हमारा क्लाउड बढ़े, नहीं, आप किसी भी मशवरा कर लें। ठीक है। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ये भी कहता है कुरान में कि जो आपस में मुआहदा करो वो लिख लो। ठीक, बिल्कुल सही। तो ना हमारे यहाँ लोग लिखते हैं ना मशवरा करते हैं, जब काम कर रहे होते हैं तो कहते हैं हमें सब पता है। फिर मेरे पास तो बहुत सारी एग्जाम्पल है जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां कोलैप्स हुई हैं क्योंकि वो अपने सिस्टम को नहीं लेके चले। भाई बीसीसीआई कोलैप्स हुआ, उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगा, जो भी उसको वो नहीं कर, वो तो कोलैप्स हुआ। इस तरह पेनल्टीज लगी बहुत सारे बैंकों वगैरह पे। तो ये सिस्टम का जो ऑपरेशनल रिस्क है ना, जो बेजल के अकॉर्ड 3 में ऑपरेशनल रिस्क के लिए आपको अलग बजटिंग करनी है, उसको लोग नहीं समझते। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ देखा कि उनके लोगों के सिस्टम खराब है, जिनके वो जो खराब वही ज़्यादा लिटिगेशन में होते हैं। अच्छा, लोगों को कोर्ट का पता नहीं है प्रोसीजर, तो वो जब कर रहे होते हैं तो कोर्ट के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं करते। तो मैंने एक वर्कशॉप डिज़ाइन करी, 1 डे लीगल इश्यूज फॉर CFOs एंड सीनियर फाइनेंस प्रोफेशनल। वो टेराबिस के साथ मिलकर मैंने डिज़ाइन करी, उसको लॉन्च करी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 12 दफ़ा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हो चुकी है। और उसमें मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह आप लोग जब कोई काम कर रहे हैं तो इस तरह अपना काम को लेके चलेंगे। एक तो पहले तो लिटिगेशन अराइज ना हो, लिटिगेशन इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग एनीबडी, स्पेशली सोसाइटी के लिए बड़ी डेट्रीमेंटल है। पता नहीं, शायद सिंगापुर के फाउंडर ने कहा था कि वो कौम तरक्की कर ही नहीं सकती जिसकी पिछली नस्ल अगली नस्ल को विरासत में मुकदमे देके जाए। ठीक है ना, तो ये लड़ाई झगड़ा किस बात का? ये तो सबसे तो मैं खुद लॉयर हूँ, लेकिन मैं लिटिगेशन को कम करने में लगा। तो मैंने वो वर्कशॉप डिजाइन करी, तो वो मैंने उसमें लोगों को यही अप्राइज करता हूँ कि भाई आप लिटिगेशन करें। तो और इसके अलावा वर्कशॉप से रिलेटेड आपका एग्जैक्टली सवाल क्या था अभी इससे पहले आखिरी? मैं तो आपके वो लॉ की समझना चाह रहा था ना कि बिजनेस ऑफ लॉ एंड नहीं, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन जो कुछ लोग केसेस बनाते हैं उसकी मैंने बात नहीं केसेस बनाते नहीं है, तो वो तो बेसिकली देखें उस पर तो मैंने एक साहब को कहा ऐसे ही करेंगे केस होता नहीं, बनाया जाता है। मैंने कहा ये सामने एक होटल है, ये मुझे आप दिला दें, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बनाए आप कर सकते हैं आप, आपको कुछ होगा तो बनाएंगे ना केस। तो जब आप कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त केस बनाना पड़ता है, उस वक्त आपको काम को लीगल लेग्स देनी होती हैं। ये जो है कि कोर्ट में आके, कोर्ट तो कोर्ट ऑफ लॉ है, उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स जो आएंगे उसको नहीं पता आप अच्छे आदमी हैं बुरे आदमी हैं। आपके पास जो एविडेंस होगा उसके बेसिस पे वो फैसला करेगा ना। अब जब एविडेंस नहीं होगा तो कोर्ट आपको कैसे रिलीव होता ही है, फिर लोग कोर्टों में आते हैं और फिर डिले होता है रिलीव, क्योंकि उनके पास वो प्रूफ नहीं कर पाते। अब अगर आपके पास हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन हो, एग्रीमेंट्स हो, आपने नोटिस दिए हुए हो, रिसीट पे साइन हो, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये बताइए क्या लिटिगेशन को भी क्या लोग एज अ टूल यूज करते हैं टू थ्रेटन अदर पीपल? मैं कहता हूँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोर्टों का जो
बहुत ही ऑब्सलीट और वीक सिस्टम है ना, इसमें इसको बहुत आसानी से अब्यूज करते हैं बहुत सारे लोग। चुनांचे लिटिगेशन को लोग डिले करने के लिए, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताऊं कि हमने एक ट्रैवल एजेंट की तरफ से एक एयरलाइन पे एक सूट फाइल किया ना, तो जज साहब ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उन्होंने उसको एक कोर्ट एनेक्स मीडिएशन शुरू हुआ है सिंध जुडिशियल एकेडमी में ना, तो उन्होंने मीडिएशन में रेफर कर दिया कि आपका कमर्शियल मैटर है, आपस में बैठ के डिस्कस कर लें। ठीक है, तो हम चले गए वहां पर, 7 दफा हम गए, 4 दफा आई वो एयरलाइन वाले, 2-3 दफा आए नहीं, आखिर में मीडिएशन फेल हो गया, देन वी रिवर्ट बैक टू द कोर्ट। ठीक, तो आखिरी दिन मेरी वहां पर मीडिएटर साहब से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये कितना अरसा हुआ ये आपका इस्टेब्लिश हुए सेंटर? कहेंगे कि 2.5 साल। मैंने कहा कितने मैटर आए? कहेंगे 40 के करीब। मैंने कहा कितने डिसाइड हुए? वहाँ होता है मीडिएशन में कि दोनों पार्टी अगर कंसेंसस पे हो जाए तो फिर कहेंगे एक भी नहीं। फिर कहेंगे असल में बात ये है कि जिसको पैसे देने होते हैं ना वो आसानी से नहीं मानता। मैंने कहा ये बात नहीं है, बात ये है कि लोगों को पता है कि कोर्टों में हम डिले कर देंगे। आज ये लोगों को खौफ हो ना कि कल कोर्ट से 100 रुपए की डिग्री हो जाएगी तो वो 60 पे आज एग्री कर लेंगे। सही है, मेक सेंस। बात सारी ये है क्योंकि कोर्ट की डिग्री होती क्या है? कोर्ट की डिग्री एक आपके पास एक उसकी एक पावर है, वो डिग्री को लेकर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो पावर आपको मिलती ही नहीं है। अच्छा, सिंगापुर में जब मैं वहाँ तकरीबन 4 साल रहा तो वहाँ मैंने देखा था कि एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन का उन्होंने एक छोटे लोअर कोर्स बनाए हुए थे और जिसमें एक नॉर्मल सी एक फ़ीस रखी थी कि $10 आप स्पेंड करें। $10 इज़ वेरी नॉमिनल, उस वक्त के अगर हिसाब से देखा जाए तो 750 रुपये पाकिस्तानी, उस पर आप जाएं और आपको बड़ा एक्सपीडिशियस। अच्छा, उसमें भी कोर्ट का ये था कि वो दोनों पार्टीज़ को पहले कोशिश करते थे कि वहीं पे मामला सेटल हो जाए, अगर सेटल हो गया डेट्स इट। तो इस तरह के छोटे छोटे केसेस के ऊपर दुनिया में बड़ा काम हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या छोटा कोर्ट है, देन हायर कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है, तो बहुत सारे मैटर्स आपके छोटे कोर्ट में क्यों नहीं रिजॉल्व हो जाते हैं? और मैंने सुना है कि इसमें कोई लिमिट भी है कि 15 मिलियन तक की अमाउंट जो है वो छोटे कोर्ट में आएगी। अब 15 मिलियन इज़ नथिंग, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है आज के दौर के हिसाब से। हो सकता है जब ये लॉ बना हो उस वक्त शायद 15 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट जस्ट लाइक $15 मिलियन हो, आज के $15 मिलियन इज़ नथिंग। तो वो जो एक्सपीडिशियस रिजोल्यूशन जो छोटे कोर्ट से हो रहा था, क्या उसमें भी डिले आ गया क्योंकि वो हाई कोर्ट को रेफर आना शुरू हो गए? देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि कोर्ट का रोल क्या है। कोर्ट का रोल है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियस डिसीजंस, ये है कोर्ट की फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्योंकि इंटरनल ऑडिट में मैं रहा ज़्यादा, कंट्रोल में भी मैंने जैसे बताया, तो आप एक पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि दिस इज योर ऑब्जेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं एंड देन एक्शन होता है ना। बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव कोर्टों का ये है कि इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियस डिसीजंस। ठीक है। हमारे कोर्टों के जो प्रोसेस है ना, एडजुडिकेशन प्रोसीजर, इसकी बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है ना ये बहुत पुराने चले आ रहे हैं, ये कंपैटिबल नहीं है आज के ज़माने के साथ। ठीक है, ठीक है ना, जहाँ इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी ट्रांजेक्शन है, सिस्टम वही चला आ रहा है उसको रिजॉल्व करने का डिस्प्यूट, तो इसकी प्रोसेस री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। अब उसकी वजह से वो डिले होता है और वो एक चलता रहता है सारा सिलसिला, और उसके लिए मैंने तो अपने तौर पे ये किया कि एक तो जैसे मतलब लिटिगेंट्स के लिए मैंने वर्कशॉप करी, दूसरा मैंने नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी को भी 2020 में मैंने सजेशंस भेजी फॉर इम्प्रूवमेंट इन एडजुडिकेशन सिस्टम, क्योंकि मैं जो इस लिटिगेशन में हूँ कोर्टों में, तो बेसिकली मैं वही अभी भी एक ऑडिटी के मिजाज से काम, मैं जिधर भी जाता हूँ ना मुझे टाइम एंड मोशन स्टडी और उसका वो प्रोसेस फ्लो और उसके जो वीकनेसेस मैं देखता हूँ और मैं उसके तो मैंने उनको ऑब्जर्वेशन सजेशन करके भेजी ना, तो वो तो जो होता रहेगा सारा होता रहेगा। लोगों को अपने आप को लिटिगेशन से बचाने के लिए ज़रूरी है कि वो जब कोई काम करें तो प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें। ठीक है, पढ़ लिख के करें, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का कोई रिवाज नहीं है और अल्लाह का पहला हुक्म इक़रा है हमारे, उसके बाद हम नहीं पढ़ते लिखते हमें नहीं, तो फिर वो होता ही है कि 4 दोस्त शुरू करते हैं पार्टनरशिप पर, वो काम शुरू हो जाता है, फिर वो फंस जाते हैं। दूसरा आपका जो सवाल है 15 मिलियन का, ये लिमिट जो है ना सिविल सूट्स की, ये सिर्फ कराची में है।
अच्छा, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई कि सिर्फ कराची में लिमिट है 15 मिलियन की। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे 15 मिलियन की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ कराची में है, यानी पूरी पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ कराची में ऐसा है कि 15 मिलियन से ऊपर के तमाम केसेस हाई कोर्ट को रेफर होंगे, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, कोई भी हो, ऐसा ही है। जी असल में सिविल सूट्स जो होता है ना, इसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, जहाँ फर्स्ट टाइम लोगों की लिटिगेशन शुरू, उसके बाद तो एपेलेट जुरिसडिक्शन शुरू होती है ना। ठीक है, जैसे ऑर्डर इन ओरिजिनल आता है इनकम टैक्स वगैरह में, तो उसके बाद फिर बाकी तो एपेलेट जुरिसडिक्शन होते हैं। तो कराची का ये है कि बेसिकली सम टाइम लॉन्ग अगो ये कराची चीफ कोर्ट कहलाता था। और जो सिंध हाई कोर्ट था उसका नाम था सिंध चीफ कोर्ट। सिंध चीफ कोर्ट, और बहुत पुराना ये सब चला आ रहा था। उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी थी, ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। ठीक है, और क्योंकि पोर्ट सिटी था, पता नहीं जो भी उस वक्त के जो भी लॉ के हिसाब से था, तो वही लेगेसी चली आ रही थी और वो चलती चली आ रही थी। तो पहले तो कराची क्योंकि जो सिविल सूट होता है उसका प्रोसीजर ये होता है कि एक पार्टी ने एक पे सूट फाइल करा, दो प्राइवेट पार्टीज का मसला है, तो वो उसके बाद एविडेंस होता है, फिर आर्गूमेंट होते हैं। तो ये सब जो है वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट की पहले 3 मिलियन से ऊपर थी। फिर 2010 में इसमें अमेंडमेंट आई और ये इसको 15 मिलियन किया गया ना। ठीक है, तो मेरे तो क्योंकि खुद यहाँ पर 3 सूट्स चल रहे हैं बैंक के खिलाफ और बैंक के मेरे ऊपर, तो वो डिले हो रहा है। और डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हाई कोर्ट का एक अलग प्रोसीजर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग प्रोसीजर है। तो फिर मुझे पता चला कि एक लॉयर ने कभी उन्होंने भी पिटीशन एक फाइल करी थी 2018 में, पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया था। तो फिर मैंने भी इसको कर दिया, और मैंने जब इसको रीड आउट करा, रिसर्च करी इसमें, तो मुझे पता चला कि बेसिकली ये जुरिसडिक्शन दी गई है सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के अंडर। ठीक है, जो कि एक प्रोविंशियल लॉ है। हाई कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, इसमें इसको जुरिसडिक्शन से पार्लियामेंट दे सकती है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में है ना ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, ये आप इनको या तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट की या एपेलेट जुरिसडिक्शन है। दोनों सूरतों में इवन आप अगर इनकम टैक्स रेफरेंसेस वगैरह में देख लें, आप चार्टर अकाउंटेंट आपको पता होगा इसका, उसमें एप्लीकेंट को वो रेफरेंस एप्लीकेशन होती है लेकिन एप्लीकेंट को वहाँ एपेलेंट कहा जाता है। क्योंकि वो ये भी एक तरीके की अपील होती है। ठीक है, और दोनों सूरतों में हाई कोर्ट का काम लॉ की इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज सुपीरियर जुडिशरी का काम लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, उसके काम इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, और वो ये देखे, वो सुपर इंटेंड करता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी को। ठीक है, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जो भी जज हजरात हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के, उनको अपॉइंट करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द ऑब्वियसली हाई कोर्ट, क्योंकि वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है। अब आप हाई कोर्ट के जजेस को अगर आप सिविल जुरिसडिक्शन दे रहे हैं तो बेसिकली आप उनसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का काम करा रहे हैं। समझ आ गया। तो वो एक मिसमैच हो रहा है। अब हाई कोर्ट में ये इशू होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो एक जज के पास लगता है, तो जब तक वो सूट खत्म नहीं होता वो चलता रहता है। हाई कोर्ट में रोस्टर सेटिंग चेंज होती रहती है, वो चेंज हुई, मान लो डी पार्ट हो गया, फिर आप नए सिरे से आर्ग्यू करें। तो वो हाई कोर्ट के मतलब मेरी जो बाकी फैसला तो कोर्ट ही करेगा, मैं इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जो रिसर्च है और मेरी जो समझ है उसके हिसाब से हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और एपेलेट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199 और 203। तो ये बाकी जो तमाम इस्लामाबाद में, लाहौर में, वहाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है, वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिविल कोड ऑर्डिनेंस असल में ये 1962 का है, ढाका फॉल से पहले का। जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान प्रोविंस होता था ना, तो आफ्टर ढाका फॉल जब ये 4 प्रोविंस हुए, सिंध, पंजाब, KPK अब और बलूचिस्तान, तो ये सारे प्रोविंसेस ने उस वक्त के प्रोविंशियल जो लॉज हैं उनको अडॉप्ट करा। तो वो तो पूरे पाकिस्तान में अभी वैसे ही चल रहा है। तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है, और वहां पर ये भी फायदा होता है कि 15-15 दिन की डेटें मिलती हैं, 15 दिन से ज्यादा की मिलती नहीं है। एडजॉर्नमेंट लेनी है तो राइटिंग में दें,
तो यहाँ एडजॉर्न डिस्चार्ज आसानी से हो जाता है, तो वो उस वजह से यहाँ पर डिले होता है। नहीं, लेकिन इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें तो एक तरह से डिलेज हो गए, बढ़ गए, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो गए। देखें शायद मुझे तो इसके में समझ में नहीं आता कि किसका फ़ायदा है, कोई क्यों रजिस्ट करेगा इसको, क्योंकि अभी तक रेजिस्टेंस वैसे आई भी नहीं कहीं से। हमने मेरी पिटीशन पे फरवरी 2021 में नोटिस हुए और उसमें सारी बार भी हैं, बार काउंसिल भी हैं, सिर्फ हाई कोर्ट रजिस्ट्रार साहब के पास से कमेंट्स आए, लेकिन उन्होंने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं करी। ही जस्ट स्टेटेड द हिस्ट्री, ये 15 मिलियन बने कैसे, मतलब हुआ कैसे, वो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी में। इसमें देखें हाई कोर्ट के जजेस, हमारे ऑनरेबल जजेस के डिस्क्रिमिनेटरी है कि पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का काम कर रहे हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कराची के जजेस के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है कि पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस अनलिमिटेड कर रहे हैं, और ये हमारे यंग लॉयर्स के लिए डेट्रीमेंटल है, क्योंकि हर लॉयर हाई कोर्ट में अपेयर नहीं होता। हाई कोर्ट का एक अलग ऑरा है, वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़रा कैजुअल एक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर आप आसानी से बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये लिटिगेंट्स के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हाई कोर्ट के वकीलों की फीस ज़्यादा होती है। हाई कोर्ट में एविडेंस के लिए कमिश्नर फॉर टेकिंग एविडेंस अलग से बैठता है, उसके पैसे आप अलग दें, और हाई कोर्ट में डिले हो रहा है, सिविल सूट तो डिले होंगे ना। और ये फिर सोसाइटी के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर बार बार कोर्टों में फ्यूटाइल विजिट्स हो रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिलियन बहुत सारे जो हमारे कॉर्पोरेट्स होंगे, देखिए पाकिस्तान का कोई 70% कॉर्पोरेट तो अभी भी कराची में होगा, और उनके जो केसेस हैं वो बहुत सारे होंगे जो 15 मिलियन से अबाव हो। तो अगर वो लोअर कोर्ट्स में जाएं तो उनको जल्दी सेटलमेंट मिल सकता है, चांसेस है ना कि वो जल्दी केस निकल जाए एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, व्हिच मींस के द कॉर्पोरेट सर्कल कैन लॉबी फॉर दिस जजमेंट, कि जिसमें जैसे बाकी सिटीज में इस तरह से है तो कराची में भी ऐसे कोई हो सकता है कि जो भी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी चाहेगा ना, जो वेस्टेड इंटरेस्ट चाहेगा वो रजिस्ट करेगा। जो लार्जर इंटरेस्ट, जब हम समझते हैं कि हम इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी ग्रो करेगी तो सबको फायदा होगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो जो भी ये समझता है, ये वैल्यूज के साथ चलता है, वो सब इसको सपोर्ट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक और भी इशू जिसकी वजह से वहाँ जल्दी डिसाइड होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को की सुपरविजन करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो MIT है, मैनेजमेंट इंस्पेक्शन टीम, वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज जो है वो नहीं डिले कर रहा है, इवन हाई कोर्ट का पीछे जो एक सर्कुलर इशू हुआ कि अगर एक मैटर एक ही स्टेटस पे 3 दफा से ज्यादा लगा है तो यू हैव टू रिपोर्ट, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। तो आप फौरन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन, और इसलिए उस कंपल्जन में उनको करना पड़ता है। तो ये बेसिकली सबके फायदे में, मुझे समझ में आता है कि कोई क्यों इसको रेजिस्ट करेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक छोटा सा एक राउंड होता है हमारा रैपिड फायर जिसको हम कहते हैं, उसमें हम कुछ आपको मजेदार किस्म के कोई जुमले या कोई सेंटेंस या कुछ वर्ड देंगे, मजेदार और मुश्किल हो सकता है कि एंटरटेनिंग भी हो आपके लिए। सो यू हैव टू बी रैपिड एंड वी एक्सपेक्ट सम फायर एलिमेंट एज वेल। सो आप रेडी हैं उसके लिए? कोशिश। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस है, उस पर आपके कमेंट्स, क्विक कमेंट्स। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कानून की अगर आपको समझ नहीं है तो ये कोई आपका एक्सक्यूज नहीं है। रॉन्ग। अगर लॉ की एजुकेशन का इंतज़ाम है तो फिर आप कह सकते हैं, नहीं है तो फिर आप दूसरे को मौजूद है, हमारी यहाँ जो लिटरेसी रेट है उसमें आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है। अच्छा, लॉ इज व्हाट द लॉ सेज, कानून वही है जो कानून कह रहा है। नहीं, अगर लॉ इज व्हाट द लॉ सेज तो फिर कोर्टों में आने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ें, इंग्लिश जिसको भी आती है पढ़ ले और समझ ले और कर ले। लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड द केस टू केस। जबरदस्त, ये दोनों रिस्पॉन्स आपने बड़े जबरदस्त दिए। फ्यूचर ऑफ लॉ वर्ल्ड वाइड, जैसे अकाउंटेंसी में हम बात करते हैं ना, डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, ये वो सारी चीजें। देखिए, लॉ को क्या देखते हैं? लॉ का भी फ्यूचर है। हर इंसान के जो प्राइमरी जो भी अपने नीड्स हैं और फंक्शंस हैं वो हमेशा रहेंगी। उनका मॉडल ऑफ सर्विस डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे ई कोर्ट्स शुरू हो गए और वीडियो लिंक से भी हो गया है, तो मॉडल चेंज हो सकता है, और लॉ तो हमेशा इंसान, मतलब आप लीगल फ्रेमवर्क कैसे के बगैर सोसाइटी कैसे चलेगी? ठीक हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो एडवाइजरी के लिए जो मैं एक लॉयर के पास जाता था ओपिनियन के लिए, वो मैं जाऊं और जैसे एक वॉटसन के नाम से एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ जाके मैं उससे ओपिनियन ले लूँ। यार देखिए, मैं आपको बताऊं कि गोइंग फॉरवर्ड में आपको जिस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स बढ़ रहे हैं तो यकीनन सर्विसेज ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन इवन देन हर आदमी हर चीज़ पढ़ के समझ नहीं सकता।
आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए जो उसको सही से एक्सप्लेन करके आपको बताएं, वरना तो किताबें बहुत हैं, मतलब फिर आप अगर पढ़ के समझ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े मैं तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अच्छे खासे लर्नर्ड लोग भी लॉयर्स के पास जाते हैं। ठीक। अच्छा, एक जुमला है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं और हमने बहुत फिल्मों में भी सुना है, और उसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? और ये जुमला है, पता नहीं अगर मैंने वो फिल्म देखी हो तो मुझे पता। लेकिन ये जुमला ज़रूर आपने सुना होगा। ये जुमला, ये डायलॉग है, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। नहीं, वो बेसिकली मेरे ख्याल में जुमला इट नीड्स करेक्शन। ये है कि यू विल सर्च फॉर मी इन द कोर्ट बट यू विल नॉट बी एबल टू सी मी। इसको थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब कानून पे लोगों को एतबार है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। कानून तो सही है, बट एडजुडिकेशन प्रोसीजर की एब्यूज के बड़े चांसेस है ना। तो वो ये होता है कि मतलब, और थोड़ा सा हमारा ये एक ईगो भी हमारे यहाँ जो एक होती है कि भाई आप बैठ के बात कर लें, अगर हम एक दूसरे का हक वैसे ही देने को तैयार हो जाएं तो इसमें फिर झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बेसिकली। एक फाइनल एडवाइस हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, खासतौर पे सीएफओज हैं, उनके लिए एक वन लाइनर एडवाइस लॉ के हवाले से। देखिए, मैं खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बल्कि मैं तो सब लोगों को ही एडवाइस करूंगा कि सिर्फ अल्लाह का पहला हुक्म मान लें और इस पे लगे रहें, वो है इकरा, पढ़। आप पढ़ें, कोई आदमी आपको पूरा टाइम बैठा के सारी चीज़ें नहीं बता सकता, और हो सकता है वो आपको आपकी रेलिवेंट चीज़ें नहीं, लेकिन आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा आइडिया मिल जाएगा जो कि आपको एक वो माइंड में आपके करंट क्रिएट करेगा। तो और अगर उसके साथ कोई लिख भी सकें तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया इमाद साहब, आपकी बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एंड थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। ये आज इमाद साहब ने हमें गिफ्ट किया है लॉयर्स मैनुअल, और ये ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए। ये समझ लें कि अगर ये कोई शख्स अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो उसके लिए ये एक छोटा सा एक बाइबल, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। ये जो है मैंने कोई यहाँ पर सेल करने के लिए नहीं, ये बेसिकली इसमें सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर थे, और ये शायद आखिरी एक दो किताबें मेरे पास रह गई, अब हैं भी नहीं सेल करने के लिए। ओके। अगर किसी को पढ़नी है तो मैंने मीडियम, एक साइट है medium.com, उस पर जाके इसको सर्च करके वहाँ ये सारा मटेरियल मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ सकें, क्योंकि कोई कॉपीराइट्स नहीं है। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया नाजरीन, यहाँ अख्तिताम होता है हमारे शो का। थैंक यू इमाद साहब फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़।